न्यू केमिस्ट्री वर्ड। और हम लोग बायो इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर चुके थे, बायो इनऑर्गेनिक सॉलिड स्टेट जो 2-3 टॉपिक मैंने कंप्लीट कराए थे। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक जो चालू करने जा रहा हूँ उसका नाम है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसका नाम है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब बात आती है कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो नियरली 2 से 3 क्वेश्चन आपको, चाहे यूपी पीजीटी हो, चाहे यूपी जीआईसी हो, या फिर आप अदर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम देने जाते हैं, चाहे सेट हो, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, सब में से आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यूपी पीजीटी की बात करें तो उसमें हमारे 2 से 3 क्वेश्चन यूपी पीजीटी में जरूर मिलते हैं, यूपी पीजीटी में। और अगर यूपी जीआईसी की बात करें तो यूपी जीआईसी में भी इसका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यानी परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। क्या कोई बुक की जरूरत पड़ेगी, क्या कोई अदर जगह से हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं। ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलता हूँ, जितना पढ़ा दिया जाएगा, जितना बताया जाएगा, वो आपके लिए, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे किसी भी अदर स्टेट लेवल के कंपटीशन के एग्जाम हो, उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। आपको पर्टिकुलर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए किसी दूसरी बुक की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले नज़र मारते हैं हम लोग कहाँ पे, कि हमें इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है अपने यूपी पीजीटी और यूपी जीआईसी के एग्जाम के लिए। ध्यान रहे, आपको नेट और गेट अगर करना होगा तो इससे थोड़ा सा हटके पढ़ना पड़ेगा। वो चीज हम लोग अपने नेट वाले बैच में सीखते हैं, इस वाले में सिर्फ और सिर्फ उतना सीखेंगे जितना हमारे पीजीटी और जीआईसी में आता है। हाँ जी, क्या क्या चीजें हमारे यहाँ पूछी जाएंगी वो मैंने पहले लिख लिया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे कि भाई एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है। अब एटॉमिक न्यूक्लियस में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, मास नंबर क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं, फिर उसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, कहाँ एटॉमिक नंबर लिखते हैं, कहाँ मास नंबर लिखते हैं, वो सारी चीजें हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद बात करेंगे ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया की, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया के 1 से 2 न्यूमेरिकल आते हैं, तो उन 1-2 न्यूमेरिकल को लगा के देखेंगे। थर्ड पॉइंट, जब न्यूक्लियस की कहानी सीख लेंगे, उसकी रेडियस के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है। अब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कई सारी चीजों पे डिपेंड हो सकती है, किसी भी चीज की स्टेबिलिटी कई सारी चीजों पे डिपेंड हो सकती है। तो हम एक एक करके उन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को देखेंगे। जैसे क्या कुछ हो सकता है, जैसे हो सकता है कि भाई मास डिफेक्ट से क्या रिलेशन है स्टेबिलिटी का, बाइंडिंग एनर्जी से क्या रिलेशन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से क्या रिलेशन है, और पैकिंग फ्रैक्शन से क्या रिलेशन है। पैकिंग फ्रैक्शन याद रखिए, सॉलिड स्टेट वाला पैकिंग फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन की पूरी कहानी पढ़ी थी, तो वो वाला पैकिंग फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं है। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का, इसमें स्टेबिलिटी बेल्ट आता है, स्टेबिलिटी जोन आता है, उसके बारे में सीखेंगे कि हाँ भाई N/P रेशियो क्या कुछ होता है, कैसे कैसे काम करता है। फिर न्यूक्लियर सेल मॉडल के बारे में सीखेंगे, कैसे ये मॉडल दिया गया, क्यों न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बेस पे हम लोगों को मैजिक नंबर सिखाया गया, आखिर मैजिक नंबर होती क्या है, क्यों जिनका मैजिक नंबर सेम मैच कर जाता है वो स्टेबल होते हैं। ये सारी चीजें हम मैजिक नंबर में सीखेंगे, यानी न्यूक्लियर सेल मॉडल में सीखेंगे। नेक्स्ट आती है काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, यानी हम लोग केमिकल काइनेटिक्स नाम का भी एक चैप्टर पढ़ेंगे। सेम टू सेम वैसे ही काइनेटिक्स हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज होती है, तो उस काइनेटिक्स यानी उस रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या क्या काइनेटिक्स लगती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा काइनेटिक्स से रिलेटेड जो इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। और दूसरा आता है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ हम सीखेंगे कैसे क्या होता है, एक अल्फा निकलने से, एक बीटा निकलने से, गामा निकलने से, बीटा पार्टिकल निकलने से, तमाम सारे न्यूमेरिकल आते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना एटॉमिक मास में, कितना एटॉमिक नंबर में कम, कितना ज्यादा होता है। ये सारी चीजें हम यहाँ कवर करेंगे। और उसके बाद फिर बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो हम एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और अपना कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। इतनी सारी चीजें हमको यहाँ से देखनी पड़ेंगी। चलो तो चालू करते हैं सबसे पहला पॉइंट। और सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आता है वो ये है कि एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में हमें पढ़ना है। एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में देखो भाई होता क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, क्या क्या पढ़ना है वो सीख चुके हो।
दूसरी बात, सबसे पहली जो हेडिंग आई वो है एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में, यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस क्या होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस हमारा क्या होता है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस की जो डिफिनीशन बताई गई है हम वो डिफिनीशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि एटॉमिक न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, क्या सबकी रेडियस सेम होती है, तब जाके हम पहुंचेंगे एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे। तो देखो भाई एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है। The central part of atom, the central part of atom in which total mass, in which total mass and total positive charge, total mass and total positive charge of atom is concentrated, is concentrated, is known as atomic nucleus। यानी ये बताया गया कि जो हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस होता है वो एक सेंट्रल पार्ट होता है, यानी बीचों बीच का एक वो स्थान होता है जिसमें से हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड होता है और टोटल मास पूरी तरीके से कंसंट्रेट होता है। फिर दूसरी बात ये आती है कि इस एटॉमिक न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, all the protons and neutrons are present in nucleus, are present in nucleus। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे सारे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आगे क्या बताया गया कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻12 टू 10⁻13 सेंटीमीटर के ऑर्डर में होती है। यानी लिख सकते हैं इस बात को क्या कि द रेडियस ऑफ atomic nucleus, the radius of atomic nucleus is in the order of कितना 10⁻12 टू 10⁻13 सेंटीमीटर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एटॉमिक न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो किस ऑर्डर में होती है, मतलब किस रेंज में मानी जाती है। तो वो 10⁻12 से 10⁻13 सेंटीमीटर के ऑर्डर में होती है। और एक बात इसी समय और सीख लीजिए क्या कि जो 1 फर्मी होता है, एक फर्मी जो होता है वो 10⁻13 सेंटीमीटर के होता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात एक आगे क्या है कि द रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 टू 10⁻13 सेंटीमीटर। लेकिन जितने भी न्यूक्लियस होते हैं क्या सबकी रेडियस सेम होती है? तो नहीं, जितने भी रेडियस न्यूक्लियस होते हैं उन सबकी रेडियस डिफरेंस होती है। अब बात आती है अगर रेडियस डिफरेंस होती है तो वो कौन सा फार्मूला है जिसका यूज करके हम एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं, न्यूक्लियस की एटॉमिक रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा फार्मूला है हमारा। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, द radius of nucleus can be calculated by using formula और क्या फार्मूला लगाते हैं, R is equal to 1.33 into 10⁻13 और A की पावर 1/3 सेंटीमीटर। यानी न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो किस फार्मूले का यूज करके लग सकती है, 1.33 इंटू 10⁻13 ए की पावर 1/3। और बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अभी
एक नया टर्म आपको आएगा ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया। वो केमिकल बॉन्डिंग का है, लेकिन उस ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया में से ये रेडियस यूज होती है, तो मैं उसको यहीं पे करवा दूंगा। आपको केमिकल बॉन्डिंग में सर पढ़ाएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवा दूंगा जो गेट में आया हुआ क्वेश्चन था। बिल्कुल इजी है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो गेट का क्वेश्चन यूपी पीजीटी में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल वो क्वेश्चन होता है। तो r इज इक्वल टू 1.33 10 टू पावर माइनस 13 a की पावर 1/3 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया किसका, रेडियस निकालने का। अब बात आती है a इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो भी हमारा एटॉमिक मास होगा। ठीक, तो इतनी सारी चीजें थी हमारी इसके बारे में। और दूसरा आप ये चीज सीख ही चुके हैं कि एक फर्मी इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 13 सेंटीमीटर होता है। अब बात कर लेते हैं उसकी, जो हमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, बस आर की वैल्यू यूज करते हैं। क्या होता है, ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन, ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला बता रहा हूँ, सर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा देंगे, बस उसमें आर जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो यहाँ से यूज करनी होती है, तो मैं उसको यहीं पे करवा देता हूँ। तो क्या होता है ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया का फार्मूला होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है रेडियस, ये आर क्या है, आर हमारा है, आर जो है ये आर, इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस। और इस रेडियस का जो फार्मूला होता है यहाँ पे लिखते हैं r0 a की पावर 1/3 सेंटीमीटर। अब आपको सीधा सीधा पता चल रहा है r0 कितना है, 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 13। तो r0 यहाँ से है, a क्या है, a हमारा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, और उसको a की वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम r निकालेंगे, फिर पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया निकल के आ जाता है। दूसरी बात, एक बात और आती है कि भाई इसका जो क्वेश्चन आया था वो बार्न में एक यूनिट, जैसे फर्मी उसी तरह एक यूनिट होती है बार्न, तो 1 बार्न इज इक्वल टू जो हमारा होता है वो होता है 10 टू पावर माइनस 24 सेंटीमीटर, यानी 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 सेंटीमीटर इनवर्स, 1 टू पावर 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये इतनी चीज थी। अब एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या कुछ कहानी होती है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है अ ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ, ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ, ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ कितना है 125 SN, 125 SN इन बार्न इज, इन बार्न इज, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, यानी ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के बारे में कहानी बतानी है। तो देखो हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है अब तक, उसमें ये पढ़ा हुआ है कि भाई जो एक क्रॉस सेक्शन होता है तो वो क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है r0 और a की पावर 1/3। अब r0 कितना है, 1 इंटू 3, 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 13। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 125, तो हम लोगों ने 125 की पावर 1/3 रख दिया। ये कितना आ गया 1.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 13, और ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 आता है, तो ये आ गया हमारा इंटू 5। अब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो हमारा आ रहा है, चलिए एक बात और, जो ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने अभी ध्यान दिया है कि 1.33 की जगह पे इन्होंने राउंड फिगर में लिया है 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 13, तो 1.4 हम कंसिडर कर लेते हैं, 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 इंटू 5। अब ये कितना होगा, 14 इंटू 5 करेंगे 70 आ जाएगा, तो 7.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 13। ये किस में चल रहा था कहानी पूरी,
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, यानी r की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। अब r की वैल्यू निकालें, पाई r स्क्वायर करना है, तो देखो पाई r स्क्वायर करना है, पाई कितना होता है, पाई होता है 22/7 इंटू आर कितना आया 7 इंटू 10⁻⁻13, दो बार लिख लेते हैं, स्क्वायर है तो 7 इंटू 10⁻⁻13 और सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई सेंटीमीटर का भी स्क्वायर कर देंगे, अब 7 7 कैंसिल हो गया। अब बात आती है 7 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 है 15, ठीक, इंटू 10⁻⁻26 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद हमें ये चीज निकालनी किसमें थी, उसमें क्वेश्चन में कहा था इन बार में निकालो। अब बार में क्या होता है, हमने पढ़ा था एक बार में इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻24, तो यहां से अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 154 इंटू 10⁻⁻24 और इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई 26 को हमने दो पार्ट में बांट दिया, 24 और 2, तो ये तो हो गया कितना, बार में हो गया भाई 10⁻⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम लोगों ने लिख दिया क्या, बार में। बचा कितना, बचा है 154 इंटू 10⁻⁻2, यानी ये क्या लिखा हुआ है 154 इंटू 10⁻⁻2, इसको हम लिख सकते हैं 154 डिवाइड बाई 10⁻2 यानी कि 100, और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.54, हम लोग इसको लिख देते हैं कि 1.54 बार, इसका आंसर आ जाता है 1.54 बार। तो अभी जो हम लोगों को अब आगे कंटिन्यू करना है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आएगी वो हेडिंग क्या बताएगी कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको कैसे पता करते हैं, क्या कुछ होता है, और दूसरी बात आती है मास नंबर हमारा क्या होता है। देखो सबसे पहली बात आती है कि एटम के केस में ये सारी चीजें यूज क्यों की गई कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये टर्म आए क्यों, क्योंकि किसी भी चीज को जैसे हम लोग अपने ह्यूमन नेचर में ले लें कि भाई मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये आदमी कौन है, वो आदमी कौन है, इन सब के लिए हम लोग नाम रखते हैं, उनके पिताजी का नाम होता है, उनका परिवार होता है, गांव होता, सब होता है। तो सेम उसी तरह एटम को पहचानने के लिए कौन सा एटम क्या है उसको पहचानने के लिए दो टर्म यूज होते हैं, कौन सा, एक एटॉमिक नंबर और दूसरा मास नंबर। अब बात आती है कि एटॉमिक नंबर होता है तो उसमें होता क्या है, कैसे किसका होता है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर होता है तो वो कैसे क्या होता है। तो सबसे पहली बात एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में हम एक चीज जानते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि एटॉमिक नंबर जो जेड होता है, क्या एटॉमिक नंबर जो जेड होता है, एटॉमिक नंबर जो जेड होता है ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, किसके बारे में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। और दूसरा जो हमारा मास नंबर होता है, मास नंबर ए, ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दो चीजों के बारे में बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। दूसरी बात एलिमेंट सिंबल में ये चीजें यूज कैसे होती हैं। तो जो एलिमेंट सिंबल, मान लो हमने एक एलिमेंट सिंबल लिया एक्स, इस एक्स एलिमेंट सिंबल में लेफ्ट हैंड साइड में सब स्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर लिखते हैं और सुपर स्क्रिप्ट में लेफ्ट हैंड साइड में ही हम लोग मास नंबर लिखते हैं। यानी अगर किसी चीज का एटॉमिक नंबर हमारा एक्स है तो इसके सब स्क्रिप्ट में हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे, होगा वो कितना, जेड, और सुपर स्क्रिप्ट यानी ऊपर साइड हम लोग लिखेंगे ए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर। तो ये थी चीज एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बारे में। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, हमेशा बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि भाई एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर में हमारा
न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर में हमारा जेड होता है और जेड में से हमारा प्रोटॉन्स होते हैं, और इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी बात ये आई कि जनरली अगर हम लोग एक एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कार्बन का एक वेल नोन आइसोटोप्स है हमारा क्या 6C12, यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 हुआ और इसका मास नंबर जो है वो 12 हुआ। अब बात करते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो दिख रहे हैं हमें, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है जेड, और जेड कहाँ लिखा होता है नीचे, यानी नीचे क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 हुए। अब बात आती है कि जो 12 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 12। अब कोई पूछे आपसे प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन ही जेड है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है। अब न्यूट्रॉन की संख्या आपको बताने को बोल दी जाए तो प्रोटॉन कितने थे, जितना जेड था, जेड कितना था 6 था, यहाँ पे 6 रखेंगे तो न्यूट्रॉन इक्वल टू कितने निकल आएंगे 12 - 6 यानी 6। कोई 11 12th में चीज़ सिखाई जाती थी, लेकिन हो सकता है कि हम लोग ये चीज़ें भूल गए हों। हालांकि मैंने तो आपको पढ़ाने से पहले रिवाइज किया था, देखा था कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि चीज़ें पता होती हैं। बहुत दिन से हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री ना पढ़ते हैं, क्योंकि ना नेट में उतना ज़्यादा आती है ना गेट में आती है, तो इसको छोड़ छाड़ ही देते हैं कि कौन 1-2 नंबर के लिए उतनी मेहनत करे। इस वजह से चीज़ों को बोलने में अटपटी सी लगती हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, लेकिन फिर भी यूपीजीआईसी पीजीटी में आता है तो हम लोग को उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक नया नाम यहाँ पे निकल के आया आइसोटोप, एक नया नाम निकल के आया आइसोटोप। अब हम बात करेंगे कि भाई आइसोटोप क्या होते हैं। तो देखो आइसोटोप वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर जो जेड होता है वो तो सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होता चला जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे आइसोटोप क्या होते हैं, तो कह सकते हैं आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप्स। ठीक, अब जैसे हम 1-2 चीजों के आइसोटोप्स के बारे में जानते भी हैं। जैसे आपसे कोई पूछे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में क्या क्या कहानी होती है, तो हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन के मार्केट में 3 आइटम हैं। कौन से, 1H1, 1H2 और 1H3। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो भाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होते हैं उसको आइसोटोप कहते हैं। इसका मतलब ये 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के लिए, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप में जो पहला नाम है उसका नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटीरियम, एक तो यूपी बोर्ड वालों की अंग्रेजी, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, अंग्रेजी में तो बहुत हाथ तंग है, ट्राइटियम। तो 3 चीजें हो गई क्या, 1H1, 1H2 और 1H3। इसी तरह अगर क्लोरीन का जानना चाहें तो क्लोरीन के जो आइसोटोप होते हैं, इसको बिगाड़ना पड़ेगा, 17Cl35, यानी कि आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। 2 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से, 17Cl35 और 17Cl37। ये 2 आइसोटोप हैं, 35 और 37। ठीक, तो ये कहानी थी आइसोटोप्स की। अब जो आगे का पार्ट आता है, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या देख चुके हैं, एक इमेज बना के चलना, क्योंकि मुझे लगा था कि पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री अजीब साहिब चीज कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ाएंगे उसमें, लेकिन जब पढ़ना चालू किया तो एक लिंक होती चीजें चली गई। जैसे सबसे पहले बात हुई एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, रेडियस क्या होती है, रेडियस निकालते कैसे हैं, फिर रेडियस निकालने के साथ साथ ज्योमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर एटॉमिक नंबर में न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, फिर बात आई आइसोटोप्स की। अब न्यूक्लियस की बातें खत्म हो गई, तो अब अगली जो बात आ रही है वो ये बताने आ रही है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं। यानी कई सारे अगर न्यूक्लियस आपके पास हैं तो कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है ये कैसे पता लगाएंगे। वो काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें 3 से 4 चीजें सीखने को मिलेंगी, चाहे मास डिफेक्ट हो, चाहे बाइंडिंग एनर्जी हो, चाहे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो, चाहे N/P रेशियो हो, चाहे पैकिंग फ्रैक्शन हो, काफी चीजें हमको इसमें सीखने को मिलेंगी। एक एक करके हम सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे। देखो भैया, नेक्स्ट हमारा आता है स्टेबिलिटी
ऑफ न्यूक्लियस। अब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के कई सारे टाइप हैं, उनमें से सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, मास डिफेक्ट। ठीक, अब मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट को हम कोरिलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी से, और बाइंडिंग एनर्जी को कोरिलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, और उसके बाद बता देंगे जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है उसका मास डिफेक्ट ज्यादा, उसका ये ज्यादा, उसका वो ज्यादा, और हम एक रिलेशन पे आ जाएंगे। देखो क्या होता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट ये बताता है किसी चीज का एक्चुअल मास होगा, अब जैसे मैं ही हूं, तौल लिया जाए अगर हमको, तो भाई मेरा एक्चुअल मास जो भी 52-53 किलो हो, तो 52-53 किलो मेरा एक्चुअल मास निकल के आता है। अब मेरा हाथ अलग काट के तौला जाए, मेरा पैर अलग काट के, खोपड़ी अलग काट के, सब कुछ अलग अलग काट के तौला जाए, तो उसका कुछ मास आएगा। अगर मेरे एक्चुअल मास में और कटा कटाए मास में से कुछ अंतर आता है, कुछ भी डिफरेंस आता है, तो हम बोलते हैं उसमें मास डिफेक्ट है। यानी कोई भी आइटम बना हुआ है, उस आइटम में न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, सब कुछ होंगे, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो मास है वो तो अलग हो गया, जैसे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास अलग हो गया, फिर एक्चुअल मास इसका अलग हो गया। इन दोनों मास में से जो डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब सबसे बड़ी बात कि ये मास डिफेक्ट आता क्यों है, दोनों के मास में अंतर क्यों आता है, दोनों सेम क्यों नहीं है। तो कहानी और कॉन्सेप्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी का। यानी दो चीजें अगर आपस में जुड़ती हैं तो वो एनर्जी को लॉस करती हैं, जो एनर्जी का लॉस करती हैं उन्हीं के मास में थोड़ी कमी आती है। यानी हम लोग इसको सीखेंगे किससे, बाइंडिंग एनर्जी से। तो सबसे पहला पॉइंट मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट में थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या होता है मास डिफेक्ट। कहता है कि मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास डिफेक्ट is the difference between the mass of nuclear particle अब न्यूक्लियर पार्टिकल में कौन कौन से हम लेंगे, वही जो भी बताया है क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियर पार्टिकल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, एंड द रियल मास ऑफ न्यूक्लियस, एंड द रियल मास ऑफ द न्यूक्लियस is known as क्या, मास डिफेक्ट। यही तो सीखा था आपने क्या, कि जो मास डिफेक्ट है वो डिफरेंस है किसके बीच के मास का, एक तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स के जो मास है उस पे क्या क्या है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और उसका जो एक्चुअल मास है, उसका जो रियल मास है, उन दोनों मास के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। आगे क्या आता है, आगे एक बात बोली जाती है कि व्हेन अ स्टेबल न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सम amount of mass is decreased in the form of energy, और उसी जो एनर्जी के फॉर्म में हमारा मास कम होता है उसी से हमारा मास डिफेक्ट जनरेट होता है। यानी न्यूट्रॉन मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं, उस मिलने में कुछ एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी के निकलने से हमारा मास कम होता है, और मास कम होता है तो वो मास डिफेक्ट का कारण बनता है। और ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलते हैं, इससे जो एनर्जी निकलती है इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो अब अगला जो टर्म हमारा आता है वो आता है बाइंडिंग एनर्जी का। तो देखो क्या होता है, नेक्स्ट हमारा टर्म आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का टर्म क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, सीधी सी बात है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब आपस में मिलते हैं उससे कुछ एनर्जी निकलती है, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। यानी अगर बोला जाए कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पीछे हम लोग लिख चुके थे कि डेल्टा mc² होता है, या इसी को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को लिखते हैं डेल्टा m इंटू 931.5 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी निकालने का
फार्मूला होता है। ठीक, यहां से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का हमारा ये फार्मूला होता है। अब एक बात और बोली जाती है क्या, जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा, ग्रेटर दी मास डिफेक्ट ग्रेटर विल बी दी बाइंडिंग एनर्जी। लिख सकते हैं इस बात को, ग्रेटर दी मास डिफेक्ट, ग्रेटर दी मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट greater will be the greater will be the binding energy। तो अभी तक हम इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे हैं कि मास डिफेक्ट ज्यादा होने पे, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने पे न्यूक्लियस स्टेबल होता है कि नहीं। हुआ ये कि पूरा वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका था, मतलब जो इसके पहले अब तक का जो वीडियो था, इसके पहले मैंने एक ब्रेक लिया था, मतलब आधा वीडियो बनाने के बाद उसको रोक दिया था। रोकने के बाद जब मैंने दोबारा चालू किया तो मैंने करीब 25 से 26 मिनट का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं उसको एडिटिंग के लिए चालू करने गया तो उसमें वॉइस नहीं आ रही है। मतलब आप नहीं समझ सकते हो कि अकेले रूम पे रह के पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद अपना पूरा 100% देना, और उस 100% के बाद आप जब एडिटिंग या अपलोडिंग के लिए वीडियो पे जाते हैं तो देखते क्या है कि उस पर आवाज नहीं आ रही, सिर्फ आप मूक बाधिर की तरह इधर उधर कर रहे हैं। मतलब वो फीलिंग जो होती है वो बताई नहीं जा सकती है, और दोबारा पढ़ाने में वो फील भी नहीं आता। ये भी सच बता दूं कि जितनी मेहनत से जो वर्ड जो दिमाग लगा के पहली बार में पढ़ाया जाता है, दोबारा उसी चीज को जब रिकॉर्ड करने को बोला जाता है तो फिर वो फील आता ही नहीं है। चाहे जितना भी मैं कोशिश कर लूँ कि जैसे मैंने पहले चीजें बताई थी वैसे हो जाए, तो वैसे हो ही नहीं पा रही हैं। बट फिर भी कोई नहीं, एडजस्ट करते हैं। 15-20 मिनट का इसमें और बाकी है। तो हम लोग अभी तक इस बात पे नहीं पहुंचे हैं कि मास डिफेक्ट ज्यादा होने पर न्यूक्लियस हमारा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, या फिर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने पर हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होगा कि नहीं होगा। ये नेक्स्ट वाली बात पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट बात हमारी आती क्या है, नेक्स्ट बात हमारी आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बात आती है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब बात आती है भैया न्यूक्लियन होते क्या हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियन को हम बोलते हैं प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो जितनी भी बाइंडिंग एनर्जी आप निकालोगे उसको अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से डिवाइड कर दो तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकल के आ जाती है। अब इसी जगह से हमारा स्टेटमेंट बन के तैयार होता है क्या, कि ग्रेटर दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। समझना बात को, ग्रेटर दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर दी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ग्रेटर दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेटर दी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ग्रेटर दी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होगा उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी आएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कब ज्यादा होगा, जब उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी कब ज्यादा होगी, जब उसका मास डिफेक्ट ज्यादा होगा। यानी किसी भी न्यूक्लियस में अगर मास डिफेक्ट ज्यादा होता है तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जितना ज्यादा होता है उतना ही वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है। अब एक इसका न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल हम लिख लेते हैं और उसको देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 इज कितना दिया हुआ है 28.57 MeV। कैलकुलेट दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कैलकुलेट दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू होता है बाइंडिंग एनर्जी और डिवाइड बाय प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, बाइंडिंग एनर्जी हमारा दिया हुआ है कितना 28.57 और
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं 4, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पे 7.14 एम इलेक्ट्रॉन ईवी। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक, तो ये कहानी थी हमारी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के फर्स्ट पार्ट यानी पहला स्टेटमेंट मास डिफेक्ट की। और हमने क्या सीखा है कि मास डिफेक्ट ज्यादा होगा तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब नोट करके 1-2 पॉइंट हैं वो हम लिख दे रहे हैं, आप उनको तैयार करिएगा। क्या Fe हैज द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी, पहला पॉइंट क्या आता है, Fe हैज द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी फॉलोड बाई Ni, यानी दूसरे नंबर पे Ni है, फॉलोड बाई Ni मित्र। पहला पॉइंट, यानी आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है तो हम बताएंगे Fe की होती है। दूसरा एक पॉइंट क्या लिखना है, एक्सेप्ट एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक नंबर, एक्सेप्ट एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक नंबर, एक्सेप्ट एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक नंबर। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना पड़ेगा आपको। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is found to be 8 MeV, found to be 8 m इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूजुअली। यहां तक आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा वो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आइसोटोप्स आएगा, उसके बाद हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देन N/P रेशियो वाला पॉइंट आएगा। अगर एक नजर मारो आज की पहली क्लास में तो सिर्फ और सिर्फ इतना टाइम इसलिए लगा, आप जब पूरा वीडियो और मतलब देख लेंगे तो आपको लगेगा इस वीडियो में ज्यादा कुछ खास बताया नहीं गया है, लेकिन बेसिक था, चीजें आपके टच में नहीं थी, मेरे तो टच में नहीं थी। मैंने अपने समझ को बताया कि भाई मुझको उतने दिन से न्यूक्लियर पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो आप भी नहीं पढ़ पाए होंगे, तो इसलिए मैंने चीजों को बिल्कुल छोटी छोटी चीजों, चाहे मास नंबर, चाहे एटॉमिक नंबर, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो सारी चीजें आपको बताई। अगर शुरुआत से देखा जाए तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ना चालू किए थे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ने में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना चालू किए। एटॉमिक न्यूक्लियस होता क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस में हम लोगों ने सीखा कि सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें मास, टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। रेडियस क्या होती है, रेडियस का फार्मूला पाई आर, क्रॉस सेक्शन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। आर का फार्मूला r0 a⁻1/3 सेंटीमीटर होता है। एक बार्न इज इक्वल टू 1 × 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फिर एक फर्मी इज इक्वल टू 10⁻12 to 10⁻13 सेंटीमीटर के आसपास होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे न्यूक्लियस निकाले जाते हैं, कैसे जेड होता है, कैसे ए होता है। फिर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस देखा, आइसोटोप देखा जिसमें प्रोटॉन का आइसोटोप, क्लोरीन के आइसोटोप देखे। फिर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के तक लेके गए और तब जाके अपना रिजल्ट पता कर पाए। कल मास डिफेक्ट पहला पॉइंट था, कल स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आगे कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए थैंक यू।